उसका स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा MSV। 1 का ASV क्या है? ASV इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 और इसका स्क्वायर बाई 3। वन के लिए ये तो दोबारा चेक करें। आपने मुझे 0.6 और 0.5 बताया था। 0.6 और 0.5 का 0.55 नहीं होगा, और उसका स्क्वायर 55 का स्क्वायर तो 30-25 होता है। ये तो इसका मतलब है वो 0.5 नहीं है, 0.5 के आगे भी कुछ है। बिल्कुल प्रिसाइज लेना होगा, हम 0.5 1 ही लेंगे, 0.5 नहीं ले सकते, बिल्कुल प्रिसाइज लेना है। 2 डेसिमल प्लेस तक लेना, दैट इज बेटर। सो व्हाट इज द रूल? नाउ द रूल सेज, अब आप ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी EFA में हम क्यों नहीं निकाल रहे थे? क्योंकि EFA में हम कंस्ट्रक्ट के आपस के रिलेशनशिप को चेक ही नहीं कर रहे थे। EFA में हम क्या कर रहे थे? एक फैक्टर कितनी स्टेटमेंट से बना, ये वाला काम तो EFA में हम कर पा रहे थे, पर इधर वाला काम हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम फैक्टर्स के बीच के रिलेशनशिप हम नहीं चेक कर रहे थे। एक्चुअली करना भी नहीं चाहिए। रीजन भी फैक्टर एनालिसिस दो तरह की होती है। EFA, the basic fundamental difference between two types of EFA is, one is PCA, second is common factor, that is called principal alpha factoring. It's also called PAF, principal alpha factoring. See, what is EFA? Exploratory factor analysis. If the purpose of factor analysis is to get factors which are purely uncorrelated, if the purpose of obtaining the factor is such that the factors are totally uncorrelated, this method is called PCA. Okay? एक दो रिसर्च पेपर में मैंने ऐसे देखा, बंदे ने PCA लगाया और उसने कहा my objective is to check whether there is a relationship. क्या कर रहे हो? PCA तो लगाएगा ही वो जब रिलेशनशिप नहीं आएगा, पहले का दूसरे से आ ही नहीं सकता। आप खुद करें, फैक्टर एनालिसिस लगा के फैक्टर स्कोर को सेव कर दें, दोनों का रिलेशनशिप निकाल लेना बाइवेरिएट कोरिलेशन से, जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि बनाया ऐसे गया है। बट द पीपल ऑफ साइकोलॉजी व्हाट दे वांट, इतना ओवरलैपिंग है, सो दे वांट व्हाट इज द कॉमनलिटी क्या है हर फैक्टर्स के बीच में, वो स्टडी करें ना हम मैक्सिमम। सो दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल अल्फा फैक्टरिंग और कॉमन फैक्टरिंग। ये दूसरा मेथड है। तो गीतू जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपका क्वेश्चन ये था रोटेशन में वेरीमैक्स कहाँ यूज होता है, ओब्लिमिन कहाँ यूज होता है। इसके जो रोटेशन मेथड्स हैं वो हैं ओब्लिमिन, और इसके जो रोटेशन मेथड्स हैं वो है वेरीमैक्स। यू कांट यूज PCA विद ओब्लिमिन। और वेरीमैक्स क्या होता है? वेरीमैक्स एक एंगल थीटा पे घूमता है, ऐसा स्केल को रोटेट करते हैं। ओब्लिमिन इधर से थीटा इधर और इधर से थीटा इधर कम कर रहे हैं, दोनों को ऐसे है ना। वेरीमैक्स तो ऐसे चलेगा, सेम एंगल पे रोटेट होगा। अल्फा ओब्लिमिन ऐसे होगा, ये एक्स वाई इधर चल रहा है, एक्स इधर चल रहा है, वो अलग है क्योंकि इसका पर्पस अलग है। साइकोलॉजी के लोग इसको यूज करते हैं, मार्केटिंग और बाकी सब जगह लोग इसको यूज करते हैं। जो फैक्टर्स ऑर्थोगोनल हो, ऑर्थोगोनल इज दिस, वेरीमैक्स इज ऑर्थोगोनल रोटेशन। वेरीमैक्स इज वन मेथड, देयर आर अदर मेथड्स लाइक इक्वामैक्स, क्वार्टिमैक्स। CF is common factoring, PAF is principal alpha factoring। प्रिंसिपल अल्फा फैक्टरिंग साइकोलॉजी में ये यूज होता है, इसमें ये यूज होता है। अगर आप एंडी फील्ड की बुक पढ़ें, ध्यान दीजिए, एंडी फील्ड स्टेशन नहीं है, एंडी फील्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है, उसने अपनी बुक में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप YouTube का वीडियो देखेंगे जो गैस्किन ने दिया है, उसने इसको यूज किया है। दोनों में फर्क क्या होता है? इसका जो रोटेटेड आता है वहां लिखा होता है रोटेटेड फैक्टर मैट्रिक्स, और यहां पर लिखा होता है पैटर्न मैट्रिक्स। अगर आप YouTube का वीडियो देखें तो वहां दिखेगा पैटर्न मैट्रिक्स। पैटर्न मतलब उसने ये मेथड यूज किया है। अगर आप उसी की फाइल डाउनलोड करके आप ये यूज कर रहे हैं, आप कहोगे यार मेरे रिजल्ट तो अलग आ रहे हैं, गैस्किन के अलग आ रहे थे, क्योंकि उसने ये यूज किया है। सर, हम CF या PAF लगाते हैं EFA के लिए, तब उस केस में भी हम क्या CF यूज कर सकते हैं? इस केस में क्या हम CF यूज कर सकते हैं? किस केस में? अगर लेट्स से हमें आप कह रहे हैं अगर हमें ये करना है तो हाँ कर सकते हैं, रादर शायद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम दो कंस्ट्रक्ट के बीच में R निकाल रहे हैं। हम एक तरह से ये कह रहे हैं कि तो आप समझिए, मैंने ये कहा कि भाई एक
ए बी क्या एक्सप्लेन करता है? ए बी ये बता रहा है एक फैक्टर और उसकी स्टेटमेंट का कैसा रिलेशनशिप है। इज दैट ओके? ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है, तीनों की ए बी है। तो 3 टायर पे होगी। पहली टायर तो ये आपस रिलायबिलिटी है, इन चारों में काफी एक तरह से रिस्पांस दिया गया है, दैट इज रिलायबिलिटी। इन चारों का इससे कनेक्शन है, दैट इज एबीई, और रिलायबिलिटी एबी से ज्यादा है। और जब आप अपने घर से बाहर निकले तो आपने कहा भाई मेरे घर की जो अंदर की स्ट्रेंथ है फैमिली मेंबर्स की, बाहर वालों से ज्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? अगर ये ज्यादा हो गया तो ये तो ज्यादा कनेक्टेड है, ये वीक है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी सफर करेगी। सर हम लोग का इसका मेन असम्पशन ये भी था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होनी चाहिए किसमें? सीएफ में। हाँ, तो अगर हम लोग डीएफ यूज करते हैं तो उस केस में वो आपस में स्टेटमेंट्स आपने कहा तो कहीं ना कहीं ओवरलैप होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो वो दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो गई? ये जवाब साइकोलॉजी वाले देंगे, बिकॉज़ आई हैव नेवर वर्कड ऑन द पीएफ, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। सर मैंने जो बेस पेपर दिया है उसमें ऑब्लिवियन लगाया है। ऑब्लिवियन लगाया, दे माइट हैव यूज्ड पीएफ। हाँ तो उसके बाद उन्होंने सीएफ लगाया। हाँ, दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस। रीजन भी हम यहाँ पर निकाल तो रहे हैं। अगर प्योर ईएफए है, अब प्योर ईएफए ऐसा डायग्राम बनाओ, इन दोनों को स्कोर कर लो, सेव कर लो। जब आप इनका रिलेशन निकालेंगे कितना आएगा? 0। अगर आपने पीसीए यूज किया, इट हैज टू बी 0, राइट। पीसीए राइट? 0 होगा। पीसीए होगा तो 0 होगा, आपस में रिलेशनशिप है ही नहीं। दैट्स व्हाई इट मेक्स सेंस कि इसके बाद पीएफ के बाद आपका वो बनता है सीएफए लगा। बट दैट डजंट प्रिवेंट अस कि अब ये तो हम कह ही नहीं रहे ना, ये तो है ही नहीं। हमें तो एक मॉडल गिवन है, गिवन मॉडल पे जब हम काम कर रहे हैं तब हम देखेंगे आपस में रिलेशनशिप है या नहीं उनका। क्या एम्पैथी का, टेंजिबिलिटी का रिलेशनशिप है या नहीं? टू सम एक्सटेंट तो होगा, टू सम एक्सटेंट तो होगा कि आपके अलग-अलग ड्राइवर्स हैं, बिहेवियर में आपस में रिलेटेड होंगे, लेकिन वो एक फैक्टर से कमजोर होने चाहिए, एक फैक्टर से कमजोर होने चाहिए। इन अदर टर्म्स व्हाट आई एम सेइंग, ABE should be greater than MSV as well as ASV। तो इसका मतलब आपकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी नहीं है। ना उसका कुछ डाटा क्लीनिंग इज हाउ टू इम्प्रूव दिस। नाउ इसके साथ 2 कॉलम और बनेंगे हमारे, MSV एंड ASV। 1 2 3 स्टैंडर्ड वैल्यूज, राइट? और ये मॉडल का जो हमारी ये निकलती हैं अलग अलग MSV ASV, ये इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट के लिए निकलती हैं। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट के लिए हमारा MSV ASV AV ये इंडिविजुअल, ये इसके लिए ही निकलती है, मॉडल के लिए कुछ नहीं होगी। मॉडल के लिए भी आप इंडिविजुअल ही लगा चेक करेंगे। CFI GFI ये इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट की भी निकलती है एज वेल एज मॉडल की भी निकलती है। अल्फा इंडिविजुअल का भी है और ओवरऑल मॉडल का भी है। ओके, सो अब हम MSV ASV निकाल के सारे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ज्यादा है। तो अब निकाल दिया, इससे जितने भी बाहर जा रहे हैं 1.6 ये इसमें से कितने एरो बाहर जा रहे हैं उनके एवरेज, ये A के लिए 1 के लिए कर रहा हूँ, 2 के लिए करेंगे, इसको बोल दो एक एक बार आप ये दोबारा देख लें। आई थिंक देयर इज ए कंफ्यूजन बिटवीन दिस। एक बार हम दोबारा देख लें। हाँ जी, और कोरिलेशन का जो स्केल होगा दैट इज MSV और जो 2 का एवरेज होगा दैट इज ASV। एक बार दोबारा देखें प्लीज पे अटेंशन। एक बार आप यहाँ देख लें, फिर आप अपनी कैलकुलेशन करें। आई एम टेकिंग द 4 कंस्ट्रक्ट्स 1 2 3 एंड द 4। सर बट राइट नाउ वी आर हैविंग 3 ओनली ना। कोई बात नहीं, 4 का सीख लेते हैं, ठीक है। पहले तो 1 को तीनों से रिलेट किया, 2 को तीनों से रिलेट किया और ये रिलेट किया। लेट्स से इसकी वैल्यू है A B C
ओके, ये वैल्यू है डी, ई और एफ, 6 वैल्यू हो गई। नाउ द पॉइंट इज, ये सारी वैल्यू किसकी है? स्टैंडर्डाइज की, अनस्टैंडर्डाइज नहीं, स्टैंडर्डाइज की है। दिस इज नथिंग बट कोरिलेशन। ए के लिए 1 को देखिए, 1 से बाहर कितने जा रहे हैं? ए बी सी, 3 जा रहे हैं। 1 के लिए मैक्सिमम ऑफ ए बी सी जो भी है और उसका स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एमएसवी। और 1 के लिए a प्लस बी प्लस सी बाई 3 का जो स्क्वायर है, दैट इज कॉल्ड एएसवी। नहीं आया? 3 के लिए बताइए, 3 के लिए बताइए। 3 से बाहर कितने जा रहे हैं? डी है, डी है, एफ है, तीसरा कहाँ गया? और बी है। तो बी डी एफ, बी, ये डी और ये एफ, इनमें से जो मैक्सिमम है उसका स्क्वायर, दैट इज एमएसवी फॉर 3। और b प्लस डी प्लस एफ बाई 3 का स्क्वायर इज एएसवी फॉर 3। सबका निकलेगा इसका? हर एक का निकलेगा अलग अलग, हर एक का निकालते हैं, हर एक का से निकलेगा, कंपेयर करें। ए बी से कंपेयर करें। क्या ये समझ आया? अगर ये समझ आया तो एक बार ये टेबल आप पूरी करें। सर फिर हाँ बोलो। सर 4 कब तक जाएगा? 4 कब? अभी हमारे पास 3 है ना, तो अभी एक बार 3 पे करते हैं। वो तो सिर्फ ए का स्क्वायर आ जाएगा ना, एएसवी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सिर्फ 2 हैं तो उसमें एमएसवी और एएसवी बराबर होंगे। अगर मेरे पास सिर्फ 2 कंस्ट्रक्ट हैं तो क्या उसका एमएसवी एएसवी इक्वल होगा? तो होगा एवरेज इक्वल। अगर 2 ही कंस्ट्रक्ट हैं सिर्फ, तो उनके बीच में एक ही रिलेशनशिप है, वही मैक्सिमम है, वही एवरेज है। ठीक है? अगर सिर्फ 2 कंस्ट्रक्ट हैं, इस केस में क्या एमएसवी और एएसवी इक्वल होंगे? चलिए इसका एक बार आप निकालिए और फिर मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगा। एएसवी 0.3306, 2 के लिए एमएसवी 409, 0.25, 0.4609, 2609, 189। ठीक है? स्टैंडर्डाइज इसकी कुछ नहीं होती वैल्यू। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई और ए बी इज ग्रेटर देन बोथ। सो हाँ, नंबर 1 में जो एमएसवी है, जो हाईएस्ट रिलेशन था, उसका स्क्वायर है ना? यहाँ देखिए उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है 1.6 है, 0.64 का। 0.64 का। अच्छा, 40 का स्क्वायर में हम 40 96 का 40 96। 0.60 ले रहे हो, that becomes 0.36। हमने 60 लिया था उसमें। ओके, आपने 36 कर दिया। मैंने एक एक्स्ट्रा और ज्वाइन किया ठीक। हुआ है। 2 डेसिमल प्लेस तक कर लेना। ठीक। That is it. So this particular one, जो हम डाटा फाइल की बात कर रहे हैं, all the 3 models, all the 3 constructs, they are having the convergent validity, they are having the discriminant validity, they are good in the model fit. Now we can proceed to SCM. जब हमने इंडिविजुअली इनका निकाला था कंस्ट्रक्ट चेक किया था, तो उनका कोरिलेशन वाला टेबल नहीं आ रहा था। वो जॉइन करने का था, वो फैक्टर्स का कोरिलेशन नहीं था बस। फैक्टर्स का ही कोरिलेशन होगा, इंडिविजुअल में दूसरा फैक्टर नहीं है तो कोरिलेशन कहाँ से है? कोरिलेशन तो बिटवीन फैक्टर्स है ना, बिटवीन फैक्टर्स को कोरिलेशन बोलते हैं। वहीं वो इंडिविजुअल में 0 ऑर्डर में वो था ही नहीं, तो निकलेगा कहाँ से कोरिलेशन? डाउट पूछो यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर आपके कंडीशन वायलेट हो जाए, इन सब के इंप्रूवमेंट के लिए तो है हमारे पास मॉडिफिकेशन इंडिसेस, प्लस एक और भी तरीका है आउटलायर डिटेक्शन। इसका तरीका है, एक तो है मॉडिफिकेशन, इसको इंप्रूव करने के, मॉडल फिट इंप्रूव करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है मॉडिफिकेशन इंडिसेस, जो आप कर चुके हैं। दूसरा है आउटलायर डिटेक्शन। आउटलायर डिटेक्शन क्या है? आपने तो चेक कर लिया था, कोई आउटलायर नहीं था, नहीं अभी भी है। आपने चेक किया है रिस्पॉन्स जो दिया है, क्या 1 और 7 के बाहर तो नहीं है? ये एक लिकर्ट स्केल पे मेजर किया है 1 to 7 पे। हमारे लिए आउटलायर कौन है? जो 1 या 7 से बाहर हो। लेकिन विद इन रिस्पॉन्स वो बहुत ही बेकार जवाब दे रहा है, वो भी आउटलायर है। उसको कैसे चेक करेंगे? इसका मैं मॉडल बताता हूँ, इसकी एक लंबी कैलकुलेशन है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको।
एक मिनट उसके बाद हम इसको क्लियर करेंगे। एक मिनट पहले ये पूरा कर देते हैं, जवाब होना बचे। चाहिए, फिर एक देखिए यहाँ पे जब आप क्या बोलेंगे? एनालिसिस प्रॉपर्टी में आ रहे हैं, आउटपुट में एनालिसिस प्रॉपर्टीज आउटपुट, यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी एंड आउटलायर, टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी एंड आउटलायर। पर इसको टेबल तो आ जाएगी, उस टेबल को कैसे करेंगे ये बाद में करेंगे, अभी नहीं कर सकते। एक तरीका है पर ये तरीका फुल प्रूफ नहीं है, बहुत इंप्रूव नहीं करता है, मामूली सा मार्जिनल करता है, इसलिए इसको कोई बताता ही नहीं। किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये अगर हमारा मॉडल फिटनेस कम आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा सैंपल को सेक्रीफाइस कर दें। जो लोग सही रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिनके रिप्लाई पैटर्न सही नहीं है, हम एमओस को बोलते हैं कि उन बंदों के नाम बताओ। तो ये आपको 20-30 लोगों के नाम बताएगा कि भाई ये बंदे हैं, इनको अगर आप बाहर निकाल दो तो मॉडल थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा फ्रॉम दिस आउटलायर। फ्रॉम द आउटलायर। इसके बारे में करना कैसे है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए कुछ और टूल्स यूज होंगे। ठीक है, एक तरीका, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका है मॉडिफिकेशन इंडिसेस जो आप कर चुके हैं। अगर आपका अल्फा, एबीई, एमएसवी इन सब में प्रॉब्लम आ रही है, इसका आंसर है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी प्रॉब्लम का आंसर है डाटा क्लीनिंग। ये वो क्लीनिंग नहीं है, ये वो क्लीनिंग नहीं है जो हम आउटलायर, मिसिंग वैल्यू वो करते थे, वो स्पेसेस की थी। यहाँ हम रिलायबिलिटी की क्लीनिंग करेंगे। ये हम थोड़े सा भी रुक के करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं। गुड न्यूज़ इज दिस, अगर आपके पास 3 से ज्यादा कंस्ट्रक्ट हैं, 2 पे तो आप सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे, MSV is equal to ASP, सीधा है। अगर 3 या 3 से ज्यादा कंस्ट्रक्ट है तो हम जो आपकी सारी कैलकुलेशन खुद कर देगा, एक क्लिक पे कर देगा। लेकिन अब क्योंकि आपने सारी करके देख ली है, अब आपको पता है कैसे करना है। तो आप अपना जो फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है आपकी, इसका नाम है स्टैट टूल पैकेज। SCM फोल्डर के अंदर एक है आपका स्टैट्स टूल पैकेज। विद ऑल थैंक्स टू डॉक्टर गैस्किन